हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरी चैनल कैंप टीवी पे। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने डॉबलिनर्स का ट्रायड रूल पढ़ लिया। आज के लेक्चर में हम न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको इनिशियली भी बताया था कि शुरुआत में जितने भी पीरियोडिक टेबल फाइंड आउट किए गए, जितने भी पीरियोडिक टेबल इवन बनाए गए एंशिएंट टाइम के अंदर, उस टाइम के अंदर जितने भी पीरियोडिक टेबल बने थे वो सब के सब एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे। वो सब के सब एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे और एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहने के साथ साथ उनके अंदर कुछ प्रॉपर सुटेबिलिटी के साथ अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने रूल दिए थे। जैसे कि डॉबलिनर ने क्या बताया था कि भाई तीन ट्रायड ऐसे चुने थे उसने जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले थे और सिमिलर प्रॉपर्टी के साथ साथ वो बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास को पहले और तीसरे के एवरेज एटॉमिक मास जितना सेटअप करके उसने वो ट्रायड बनाए थे। क्लियर ना। तो अभी हम बात करते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल की। तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल जो है उसके अंदर हमें क्या करना है वो ज़रा थोड़ा देख लेते हैं। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल जो है, आपको मैं थोड़ा ऊपर से ओवरव्यू दे दूं कि न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेव रूल था वो क्या था कि न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट ने ऐसा बताया। उसने सबसे पहले डॉबलिनर के जैसा ही किया। सबसे पहले उसने सारे के सारे एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया। ठीक है, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने के बाद उसने क्या किया, लाइन में रखने के बाद ऐसा ऑब्जर्व किया कि हर 8वें एलिमेंट पे प्रॉपर्टी जो होती है एलिमेंट की वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर जैसे दिख रहा है, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बाद सीधा सोडियम। उस वक्त इनर्ट गैस फाइंड नहीं हुए थे, तो ऑक्सीजन के बाद सीधा सोडियम आया। तो देखिए लिथियम से आप गिनिए, लिथियम को अगर 1 नंबर देता हूँ मैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वां नंबर सोडियम आया। क्लियर। तो 7th नंबर जो सोडियम है उस सोडियम एग्जैक्ट माफ़ कीजिए 8वां नंबर लिथियम को गिन के हमें चलना है, वहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई। क्लियर। फ्लोरीन यहाँ पे लिखना रह गया है, फ्लोरीन 8th नंबर पे आया, फ्लोरीन उसके बाद सोडियम। तो 8th नंबर पे सोडियम जो आया, 7th नंबर पे फ्लोरीन आया, उसमें 8th नंबर पे जो सोडियम आया, मैं लिथियम की बात कर रहा हूँ, हालांकि हमारी स्क्रीन के ऊपर हाइड्रोजन को लिखा हुआ है, मैं लिथियम से गिन रहा हूँ। तो लिथियम और सोडियम, तो सोडियम पे आते ही जैसी प्रॉपर्टी लिथियम दिखा रहा था वैसी ही प्रॉपर्टी सोडियम दिखा रहा था। सेम थिंग कार्बन से हम अगर गिनना चाहो तो कार्बन के एग्जैक्ट 8वें एलिमेंट तक, यानी कि सिलिकॉन की प्रॉपर्टी कार्बन के साथ थोड़ी बहुत मैचअप हो रही थी, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी फॉस्फोरस के साथ मैचअप हो रही थी। क्लियर। यानी हर 8वें एलिमेंट पे अगर प्रॉपर्टी रिपीटेशन हो रही थी, प्रॉपर्टी का रिपीटेशन हो रहा था, तो इस रूल को न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेव रूल नाम दिया। ऑक्टेव इन द सेंस कि हर 8th एलिमेंट। क्लियर ना। आपने सुना होगा नाम ऑक्टेट कन्फिगुरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हर 8वें इलेक्ट्रॉन, हर एलिमेंट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं, वो ऑक्टेट अपनी पूरी कर देता है, उसके बाद वो इनर्ट बन जाता है वैसे। ठीक है। सो न्यूलैंड ने क्या रूल दिया कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, क्या, व्हेन the elements are arranged according to increasing atomic mass, the physical and chemical properties of every eighth element are similar to that of the first। यानी कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट जैसी हो रही है, यानी कि हर 8वें एलिमेंट पे आप 16 नंबर गिनो तो 8वें जैसी होगी, 8वां नंबर गिनो तो 1 जैसी होगी, वैसे। ठीक है ना। न्यूलैंड कंपेयर दिस ऑक्टेव टू द सीरीज ऑफ द 8 नोट्स ऑफ द म्यूजिकल स्केल। आपको पता होगा कि भाई म्यूजिकल स्केल जो हमारी पास है, जो हमारी धुन है, संगीत की जो धुन है ना, सारे गामा पा धा नी सा, बस उसके साथ उसको उसने क्या किया, मैचअप करवाया। भाई देखिए अगर हम उसको कंपेयर करते हैं, क्लियर, हम क्या करते हैं उसको अगर कंपेयर करते हैं, रेडी, तो जैसे कि देखिए इंडियन और वेस्टर्न दोनों लिखा हुआ है। वेस्टर्न के अंदर जो है वो हमें ध्यान नहीं देना है, हमें इंडियन जो हमारी संगीत की जो धुन है उसके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, क्लियर, समझ में आई बात। सो सा रे गा मा प ध नी सा, तो उसके हिसाब से अगर मैं एलिमेंट को अगर अरेंज करता हूँ, क्लियर, उसके हिसाब से मैं अगर क्या करता हूँ, एलिमेंट को अगर मैं क्या करता हूँ, अरेंज करता हूँ, तो फिर क्या हुआ कि जितने भी एलिमेंट उससे उसके वक्त में फाइंड आउट हुए थे उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया, लाइक हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सबको उसने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है। देखिए बताया भी गया है एटॉमिक मास का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसको भी प्रॉपरली देखिए बताया गया है कि जो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसका, लाइक मेरे से मैं बात करता हूँ यहाँ से कि हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, उसके बाद बेरिलियम। देखो यहाँ पे ऊपर भी दिखाया गया है कि वो जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है। क्लियर।
तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने के बाद लिथियम की जैसी प्रॉपर्टी कौन दिखा रहा था? सोडियम। बेरिलियम की जैसी प्रॉपर्टी कौन दिखा रहा था? मैग्नीशियम। कार्बन जैसी प्रॉपर्टी कौन दिखा रहा था? सिलिकॉन। क्लियर? तो ये जो है वो किसने फाइंड आउट किया? पूरा ये फाइंड आउट किया किसने? सबसे पहले किसने फाइंड आउट किया? न्यूलैंड। कि भाई ऑक्टेव नाम की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हर 8वें एलिमेंट पे प्रॉपर्टी क्या हो रही है? रिपीट। बराबर। बट न्यूलैंड का रूल था वो भी क्या हुआ? एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि इसकी भी कुछ लिमिटेशन आई। क्लियर? अगर लिमिटेशन नहीं आती तो हम इसको डायरेक्ट भी गिन सकते थे, बट इसकी भी क्या हुई? कुछ लिमिटेशन आई। तो उस लिमिटेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, एजम्पशन और लिमिटेशन दोनों के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि उसका जो एजम्पशन है वो क्या है? एजम्पशन लिमिटेशन के अंदर सबसे पहला तो क्या? द लॉ वॉज एप्लीकेबल फॉर द एलिमेंट विद एटॉमिक मास अप टू 40। देखिए, जिसका एटॉमिक मास 40 था, नंबर नहीं बोल रहा हूँ मैं, जिसका एटॉमिक मास क्या था? 40 था, वहाँ तक ही ये एलिमेंट ये लॉ जो रूल है वो एप्लीकेबल हो रहा था। यानी कि यहाँ पे आपको जो कैल्शियम दिख रहा है, कैल्शियम, वो कैल्शियम तक ही वो एप्लीकेबल हुआ। ऐसा हुआ ना? क्लियर? अप टू कैल्शियम तक ही वो एप्लीकेबल हुआ। यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की प्रॉपर्टी सेम, बोरोन एल्यूमिनियम की सेम, बट बोरोन और एल्यूमिनियम की सेम, बट क्रोमियम के साथ वो प्रॉपर्टी मैच बैठ रही नहीं थी। सेम नाइट्रोजन फॉस्फोरस की सेम, बट मैंगनीज के साथ नहीं। ऑक्सीजन सल्फर सेम, बट आयरन के साथ नहीं। क्लियर? तो ये रूल जो था वो सिर्फ कितने? 40, जिसका एटॉमिक वेट है क्या? जिसका एटॉमिक मास 40 है, वहाँ तक ही वो एप्लीकेबल था, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है ना? क्लियर? समझ में आई बात? अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने लायक है कि इसके अंदर, इस एलिमेंट के अंदर, अगर वो कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था तो लिमिटेशन बन गई है कि भाई हमने जो रूल दिया है वो तो हर एक एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो तो हो नहीं रहा है। मतलब ये क्या बन गया? उसकी लिमिटेशन बन गई। सेकंड थिंग, द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर्ड डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेट। यानी कि नए एलिमेंट के लिए उसकी प्रॉपर्टी जो है वो अपने ऑक्टेट रूल के हिसाब से सेटअप हो रही नहीं थी। क्लियर? यानी कि 40 एटॉमिक मास के बाद वाले जितने भी एलिमेंट थे उसकी प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू ऑक्टेव रूल सेटअप नहीं हो रही थी। ठीक है? थर्ड नंबर, इन द फ्यू केसेस न्यूलैंड प्लेस्ड 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट टू फिट एलिमेंट्स इन द टेबल। क्या? समझिएगा इसको खास। कुछ केसेस के अंदर न्यूलैंड ने क्या किया? 2 एलिमेंट को क्या कर दिया? एक ही स्लॉट में रख दिया। बट वो तो पॉसिबल नहीं है ना। हम उसको अगर प्रॉपरली 8 अकॉर्डिंग टू एलिमेंट जा रहे हैं तो, जैसे कि भाई मैं बात करूं कि भाई लिथियम के नीचे सोडियम आए, बट लिथियम के नीचे सोडियम, मैग्नीशियम दोनों अगर आ जाए तो फिर बात प्रॉपर नहीं है। देखिए, जैसे कि आपके इस टेबल के अंदर भी आपको वो चीज़ क्लियर हो रही होगी कि क्लोरीन के नीचे देखिए 2 चीज़ें, कोबाल्ट और निकल। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। एलिमेंट तो ऑलवेज एक ही होने चाहिए प्रॉपर अरेंजमेंट के अंदर अगर हम देखने जाए। क्लियर? जैसे सीजियम और लोरेंशियम है या लुटेशियम है, जो वो क्या है? एग्जैक्ट लाइन में आना चाहिए, तो उसके अंदर ये चीज़ पॉसिबल, लाइन में आ रहा है, लेकिन क्या है? एक ही स्लॉट के अंदर 2 एलिमेंट पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। ठीक है? ये चीज़ भी उसकी क्या बन गई? लिमिटेशन बन गई। सेकंड, उसके बाद थर्ड नंबर, in a few cases Newlands placed 2 elements in the same slot to fit element in the table, and he also grouped unlike elements under the same slot. unlike element यानी कि सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक्चुअली में ग्रुप में रखा जाना चाहिए था, बट सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट की जगह पे कुछ ऐसी प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट थे जो ग्रुप में सेटअप नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी उसने उसको सेटअप किया। कैसे? देखिए, जैसे यहाँ पे मेरे पास देखिए ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये दोनों तो नेगेटिव एलिमेंट है। आप लोग जानते हो ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, सल्फर की वैलेंसी भी -2 होती है, बट आयरन की वैलेंसी तो +2 +3 दोनों होती है। यानी कि वो तो पॉजिटिव हो गया, वो तो मेटल हो गया। तो ये चीज़ नेवर पॉसिबल कि मेटल नॉन मेटल एक साथ हो। क्लियर ना? ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है? तो ऐसे अनलाइक एलिमेंट को उसने क्या किया? ग्रुप में रख दिया। रेडी? तो ये चीज़ भी पॉसिबल हो पाई नहीं। तो इतनी सारी लिमिटेशंस की वजह से जो न्यूलैंड्स का रूल था, न्यूलैंड्स का जो लॉ था, यानी कि लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो एप्लीकेबल नहीं हुआ, जो एक्सेप्ट नहीं हुआ। ठीक है? यानी कि 2 हम पीरियोडिक टेबल पढ़ गए, 2 टेबल अरेंजमेंट पढ़ गए एलिमेंट की 2, एक डॉब्रेनर्स ट्रायड और एक न्यूलैंड्स ऑक्टेव। वो दोनों के दोनों ऐसे थे जो एप्लीकेबल नहीं थे, जो एक्सेप्टेबल नहीं थे, क्योंकि उसकी कुछ लिमिटेशन आई थी। वैसे ही अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मेंडली पीरियोडिक टेबल, जो कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है? तो मेंडली पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या पोजीशन बनी, किस तरीके से उसको क्लियर किया गया, वो सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है? ये सारी चीज़ों को बच्चों अच्छी तरीके से लिख देना, जो भी हमने न्यूलैंड्स के अंदर पढ़ा है पहले से। जैसे न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है, देन आफ्टर उसका जो टेबल है उसको किस तरीके से बनाया गया, म्यूज़िक की जो हमारी संगीत की जो धुन है, क्लियर, वो
देन आफ्टर एजम्पशन और लिमिटेशन क्या है उसकी वो, ठीक है। ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ओके। और प्रिपरेशन के लिए आपको खास एक चीज़ मैं हर वक्त सजेस्ट करता हूँ कि नोट्स तो आपके पास हर एक जगह से मिलते रहते हैं, बट जितनी नोट्स आप खुद से बनाओगे वो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, चाहे मेरी चैनल से पढ़ रहे हो, चाहे कहीं और से पढ़ रहे हो, चाहे कोई टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो, लेकिन खुद से जितनी नोट्स बना रहे हो वो आपको बहुत ही ज़्यादा काम में आएगी एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक्स अ लॉट।